नमस्कार, पत्रिका मंच में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके पास हाजिर हुए हैं एक नई शख्सियत के साथ, और आज बातें हो रही है महिलाओं की उपलब्धियों की, महिलाओं के कार्यक्षमता की और महिलाओं की नेतृत्व क्षमता की। ऐसी एक महिला शख्सियत आज हमारे बीच है और ये हैं सीकर की जिला प्रमुख अपर्णा रोलन जी। अपर्णा जी का खासियत केवल यही नहीं है कि ये जिला प्रमुख है, बल्कि सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि ये संभवतः देश की सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख है, राजस्थान में तो है ही। तो आइए हम आज इनसे मुलाकात करते हैं। अपर्णा जी, पत्रिका मंच के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप राजनीति में आई हैं और आमतौर पर माना जाता है कि महिलाओं के लिए राजनीति में आना बहुत आसान नहीं होता, कहीं पापड़ उनको बेलने पड़ते हैं और बहुत छोटी उम्र में, यानी एक उम्मीदवार के जो चुनाव लड़ने की उम्र होती है 21 वर्ष, उसके तत्काल बाद आपको टिकट मिलना और आपका राजनीति में आना, ये सब कैसे संभव हुआ, थोड़ा बताएं। जी, अगर मैं विस्तार से बात करूं जी तो ये मैं ऐसा कहूंगी कि एक लक बाय चांस की बात थी, क्योंकि जिस तरह से मेरा चुनाव मैंने जीता है, क्योंकि मेरा जिला प्रमुख की दौड़ में कहीं पे भी नाम नहीं था। जिस टाइम मैं जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रही थी, उस टाइम पे इस तरह की कोई मन में नहीं थी कि मेरे को जिला प्रमुख बनना है, क्योंकि उस दौड़ में मैं नहीं थी। लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि जो हमारी जिला प्रमुख की सीट है वो जनरल सीट है और उसमें जो पुरुष उम्मीदवार थे वो सारे हार गए थे और उनके पास जो महिला उनके पास बची थी, केवल 3 महिलाएं बची थी। फिर उनको लगा कि एजुकेशन के अकॉर्डिंग और बाकी सब चीजों के अकॉर्डिंग, युवा भी हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर मेरे को इलेक्ट किया गया जिला प्रमुख के लिए। तो एक ये इस तरह का उस टाइम पे बन गया माहौल कि एकदम से मेरा नाम आया सामने और एकदम से एक नया चेहरा उभर गया। और जैसा हम जानते हैं कि आप राजनीति में तो आ गई, लेकिन आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो राजनीति का कभी नहीं रहा। आपके फादर सरकारी सेवा में हैं, आपके परिवार में कोई ऐसा कभी नहीं रहा जिसने पॉलिटिक्स में कदम रखा हो। तो उस दौरान जब पहली बार आपने चुनाव लड़ा और मतदाताओं के बीच गई आप, तो आपको कैसा रेस्पॉन्स मिला, या लोग सचमुच क्या अपेक्षा रखते थे एक पंचायती राज प्रतिनिधि के रूप में लोगों आपसे, ये थोड़ा बताएं। जी, जब मैं कैंपेनिंग के दौरान में जब जाती थी तब लोगों से मिलना होता था, क्योंकि ये मेरा पहला चांस था, कभी मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी नहीं रही थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग थी जब लोगों के बीच में मैं जा रही हूँ और ग्रामीण महिलाओं से मैं मिल रही हूँ और वो इतना खुश हो रही हैं कि हाँ, एक युवा चेहरा हमारे बीच में आया है, तो जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो काफी हद तक ये समझेगी और उनका समाधान करेंगी। तो इस तरह की जो फीलिंग्स आई मेरे मन में, तो उसके अकॉर्डिंग वो काफी अच्छी थी, क्योंकि पहली बार इस तरह की चीजें मैंने देखी सामने होते हुए। और फिर जब पता चला कि हाँ, पॉलिटिक्स एक बहुत ही अच्छी चीज भी है अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो। जी अपर्णा जी, जैसा आपने बताया कि आपने बहुत अच्छा महसूस किया, आपने ये महसूस किया कि राजनीति में लोग आपको रेस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन एक आम धारणा ये है कि राजनीति को लोग कहते हैं बहुत गंदी जगह है, यहाँ पर अच्छे लोगों को लिए जगह नहीं है, या खासतौर से आप जैसे युवा पीढ़ी के लोग आज उनसे अगर राजनीति की बात करोगे तो वो उसको बिल्कुल ऐसी दृष्टि से देखेंगे जैसे राजनीति में बहुत ही भ्रष्ट, बहुत ही कामचोर या बहुत ही लोलुप किस्म के लोग उसमें प्रवेश करते हैं। आप खासतौर से महिलाओं के लिए किस तरह का आदर्श पेश करना चाहती हैं कि वो राजनीति से डरे नहीं, बल्कि राजनीति में आए और राजनीति को सेवा का मकसद लेकर के आए, इसको आप किस रूप से लेती हैं? अगर इस बारे में मैं बात करूं तो जैसे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, या और अगर मैं कहूं जो आम नागरिक की बात कहें, तो उनके मन में ये डर रहता है कि हाँ, जो पॉलिटिक्स हैं वो करप्ट होते हैं और वो तो रिश्वत लेते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो तो गुंडे होते हैं, मतलब इस तरह की कई चीजें कई बार सामने आती हैं। लेकिन जो मैंने खुद से फील किया है कि जब मैं खुद एंटर हुई हूँ पॉलिटिक्स में, तो मुझे पता चला कि इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। ये जो सोच जो बन चुकी है लोगों की, वो काफी हद तक गलत है, क्योंकि जब आप लोगों से कनेक्ट होते हो और जब लोगों की आप बातें सुनते हो और आप उनको लेके काम करते हो, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप
लोगों की समस्या का समाधान करना चाहते हो, लेकिन आपके हाथ इतने बंधे हुए होते हैं, आपके पास इतनी पावर नहीं होती कि आप उस समस्या को सुलझा सको। तो उस वजह से भी कई बार लोगों के मन में इस तरह की भावना जो है वो आ जाती है। आप जो बात कर रही हैं कि पावर नहीं होता, आपके हाथ बंधे हुए होते हैं, जिला प्रमुख जैसी अहम कुर्सी पर, जिसको हम मानते हैं कि वो जिले का एक पैरेलल सत्ता तंत्र होता है, एक जिला जो कलेक्टर है वो संपूर्ण जिले को देखता है और जिला प्रमुख ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण धुरी होता है। तो आपको जिला प्रमुख रहते हुए 2 साल हो गए और नेचुरली इस तरह की कोई चुनौतियां भी आपके सामने आई होंगी, कोई दबाव भी आपको सामना करना पड़ा होगा। कभी कोई ऐसा महसूस हुआ आपको कि कोई प्रेशर आपके ऊपर आया हो किसी काम को, गलत काम को करने का, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, जब आप इस तरह की पोस्ट पे होते हैं तो कई लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं कि अगर हम कई रिलेटिव्स भी ऐसे आ जाते हैं या फिर आप कह लो कोई जान पहचान वाले हैं, तो उनको लगता है कि ये हमारा काम जो है इजीली हो जाएगा। जी जी। लेकिन वो जो काम है वो इजीली होने वाला नहीं होता, उसमें कई चीजें होती हैं, कई चीजें देखने की होती हैं। और मेरा ये पर्सनली ये रहता है कि गलत जो काम है वो मैं कभी ना करूं। तो मैं उस चीज का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मेरे हाथ से कोई गलत काम ना हो कभी। जिला प्रमुख के रूप में आपको 2015 में आपने कुर्सी संभाली और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आप जिला प्रमुख हैं, और जैसा आपने शुरू में बताया कि आपके कुछ संयोग ऐसे बने कि आपको ये कुर्सी मिल गई। क्या ऐसा नहीं लगा आपको कभी न कभी कि महिला होने के नाते पुरुष वर्ग जो है, चाहे वो आपके पार्टी के ही लोग हों चाहे प्रतिपक्ष के लोग हों, वो आपके कामकाज में कहीं न कहीं रोड़ा अटकाने की कोशिश करते होंगे? मकसद आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत बेहतर काम करना चाहती हैं, आपका कोई सपना है, लेकिन उसमें रोड़े अटका दिए गए। वो चीज जो है आज पूरी पॉलिटिक्स में आ रही होंगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सचमुच सीकर में जिला प्रमुख रहते हुए, कम उम्र की जिला प्रमुख रहते हुए, आपको पुरुष वर्ग से कोई दबाव का सामना करना पड़ा हो? नहीं, मेरे साथ इस तरह की कोई चीज नहीं हुई है जी। क्योंकि जो मेरा डिसीजन होता है वो मैं अपने आप लेती हूँ और मैं किसी की उसमें इस तरह की कोई आने नहीं देती हूँ कि कोई उसमें रोड़ा अटकाए, जैसा आप बोल रहे हैं। कि मेरा ये रहता है कि अगर मैं कोई डिसीजन ले रही हूँ या मेरे को जो काम करना है वो मेरा अपना काम है, वो मैं किसी और से पूछ के क्यों करूँ। अगर मुझे करना है, सच में मुझे वो काम करना है, मुझे सेवा करनी है या मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है, तो ये मेरा अपना डिसीजन है। किसी और को इन्वॉल्व करने का उसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो जी बोल, मेरा यही रहता है कि किसी की अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे को सही एडवाइस कर रहा है इस मामले में, तो मैं उसकी बात जरूर सुनती हूँ और उस पर एक बार विचार जरूर करती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं है। उसके बाद में मेरा जो डिसीजन होता है वो मेरा खुद का होता है। उसमें किसी भी पुरुष वर्ग का या कोई दबाव बनाने की कोशिश करे तो वो मैं नहीं बनाने देती हूँ किसी को। आपका एक कॉन्फिडेंस बताता है कि सचमुच आप जो है किसी दबाव में काम नहीं कर रही होंगी। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायत राज संस्थाओं को जो शक्तियां दी गई थी, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, सबको जो पावर दिए गए थे और जो उनको कार्यक्षेत्र दिया गया था, वो अभी आधा अधूरा है? क्या कभी आपने अपने जिला प्रमुखों के मंच पे या पंचायत राज प्रतिनिधियों के मंच पे इस तरह की कोई आवाज उठाने की कोशिश की है कि ये हक जो है पंचायत राज प्रतिनिधियों को या पंचायत राज संस्थाओं को जो दिए गए हैं वो पूरे मिलने चाहिए? इस तरह की बातें होती हैं, सरपंचों ने भी अपनी आवाज उठाई थी, उसके बाद में प्रधान और जिला प्रमुखों ने भी हक की बात करी थी। तो इस बारे में फिर उसके बाद में ये बात आई थी कि हमें जो बजट मिलता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि हमें उसमें इतना सारा काम करवा पाए। क्योंकि अगर सीकर जिले की बात करें तो 350 से आसपास वहाँ पे ग्राम पंचायतें हैं। तो इतनी ग्राम पंचायतों में अगर आपके पास 2 करोड़ बजट आ रहा है तो वो सफिशिएंट नहीं है उतनी पंचायतों के लिए। तो फिर ये हमारा रहता है। तो उसके लिए हमने आदरणीय जो हमारी मुख्यमंत्री है उनको लिख के दिया था और उन्होंने इस पे विचार भी किया था। फिर उसको जो 3% है उसको 5% उन्होंने बढ़ा भी दिया था। तो ये एक अच्छा उदाहरण था कि हम लोग भी ये चाहते हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात जहाँ पे आ रही है और हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच है, प्रधान है या जिला प्रमुख है, क्योंकि ये एक जो कड़ी जुड़ी हुई है ग्रामीण क्षेत्र से, जो डायरेक्ट जुड़ी हुई है, तो हम लोगों के ऊपर ये चीज आती है कि हम लोग किस तरह से उसका डेवलपमेंट करा सकें। तो अगर हमारे पास सफिशिएंट बजट होगा और सफिशिएंट हमारे पास प्रॉपर
तरीके से जो योजनाएं जो हैं चलाने को सुचारू रूप से, उस तरह की पूरी हमारे पास जानकारी होगी तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अपर्णा जी, ये बात तो सही है, आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको संसाधन मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी तो आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी। लेकिन एक जो बड़ा संकट पंचायत राज संस्थाओं में देखने में मिल रहा है वो आज का नहीं, जब से पंचायत राज में रिजर्वेशन सिस्टम महिलाओं के लिए खास तौर से हुआ है, जो उसी के जरिए आप लोग भी इन कुर्सियों के माध्यम से आई हैं, तो उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक नया वर्ग पैदा हो गया है, खास तौर से ग्राम स्तर पे। सरपंच, जो महिला सरपंच होती है, उनके सरपंच पति बन गए हैं और वो ही कामकाज देखती हैं। घूंघट में महिलाएं रहती है, असली सरपंच उनके पति होते हैं। ये स्थिति आखिर कब तक चलती आएंगी, क्योंकि 73वां संशोधन जो हुए हैं संविधान का काफी समय हो गया, और ऐसे में तो उम्मीद ये की जानी चाहिए थी कि महिलाएं अब और जागरूक हो गई होंगी। आप जाती होंगी, घूमती फिरती भी होंगी, सरपंचों से भी मिलती होंगी, खासतौर से महिला सरपंचों से। आपको क्या लगता है कि उनमें और जागरूकता कैसे लाई जा सकती है? जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी ये चीज देखी है। जब मैं बनी थी और हमारी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी जनरल बॉडी की, वहां पे कई लोग इस तरह के आके बैठे थे और मैंने उनको बाहर निकाल दिया था। मैंने कहा कि आपकी वाइफ अगर सरपंच है तो वही यहाँ पे आएगी, आप लोगों का कोई काम नहीं है। या तो आपने उनको बनाया क्यों? वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, पढ़ी लिखी है तभी तो वो बनी है सरपंच। तो अगर वो पढ़ी लिखी है तो उनको नॉलेज है, तो आपकी क्या जरूरत है यहाँ पे? अगर वो अपने आप में नॉलेज रखती है तो वो समझ जाएगी, अपने आप काम को समझेगी और अपने आप करेगी। आज पत्रिका मंच में हम बात कर रहे हैं सीकर की जिला प्रमुख अपर्णा रोलन जी से। ये सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख हैं और जितनी इनकी उम्र है उससे कहीं बड़े इनके हौसले हैं। आइए इनसे और बात करते हैं आगे। अपर्णा जी, जिला प्रमुख के रूप में आपने बताया कि कई चीजें ऐसी है जो आपने नई करने की सोची है, महिलाओं के उत्थान के लिए आप काम कर रही हैं, लेकिन क्या आपको ये भी महसूस होता है कि जिला प्रमुख के रूप में, चूंकि जनप्रतिनिधि हैं आप जनता के वोट से जीत के आई हैं, लेकिन जो नौकरशाही हैं, जिसमें बीडीओ भी हो सकते हैं, जिसमें एसडीएम भी हो सकते हैं, वो नौकरशाही कहीं न कहीं जिला प्रतिनिधियों को, पंचायत राज प्रतिनिधियों को और इवन सरपंचों को, उनको भी भ्रमित करने की कोशिश करती होंगी। ऐसा आपको कहीं लगता है? अगर मैं पहले की बात करूं, जब एजुकेशन सिस्टम नहीं था तो ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि जो सरपंच होते थे या जो जिला परिषद मेंबर्स होते थे या फिर खुद जिला प्रमुख कह लो, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती थी, तो वो उनको गुमराह कर सकते थे। लेकिन अभी जब एजुकेशन सिस्टम इसमें आ गया है और जब जिला प्रमुख खुद पढ़ा लिखा है, सरपंच पढ़ा लिखा है, प्रधान पढ़ा लिखा है और इलेक्टेड मेंबर सारे पढ़े लिखे हैं, तो आप उनको इतनी आसानी से गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं तो वो सारी चीजें देख के समझ के फिर उसके बाद में आपको बात करेंगे। तो अगर वीडियो इस तरह की हरकत करने की भी कोशिश करते हैं तो जनप्रतिनिधि समझ जाते हैं कि हाँ, ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक चीज पॉजिटिव हुई है जब से ये एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ है। आज ये तो बहुत किस्मत की बात आप मानिए कि आप बिना कोई मेहनत किए हुए और बिना कोई, इसको भाग्य भी कह सकते हो आप, कि आपको जिला प्रमुख की कुर्सी मिली। लेकिन इसके बाद कहीं कहीं आपके मन में सपना देश की संसद में जाने का, देश की, प्रदेश की विधानसभा में जाने का होगा। क्या ऐसा कभी मन में आपके आया है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करें? देखिए, ये एक अपॉर्चुनिटी की बात होती है। अगर मुझे दोबारा इस तरह का मौका मिलता है तो फिर मैं बिल्कुल कोशिश करना चाहूंगी और इस पे आगे बढ़ना चाहूंगी। और अगर मैं मेहनत कर रही हूँ जिला प्रमुख रहते हुए और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और मेरे काम को अच्छा अगर वो बता रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है मेरा काम, तो मैं जरूर ये कोशिश करूंगी कि मैं आगे इसमें कंटिन्यू रखूं। चलिए, आप ये मंशा रखते हैं कि आप विधायक बने, सांसद बने, लेकिन आज के दौर में मैं प्रदेश की ही बात करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों विधायकों की दबंगई के कई उदाहरण सामने हैं। किसी ने टोल पे गाड़ी रोक दी, किसी ने किसी के हस्बैंड ने जो है किसी पुलिसकर्मी के थप्पड़ मार दिया। ये सारी चीजें जो दबंगई दिखाती है जनप्रतिनिधियों की, ये हो सकता है पंचायत राज में भी घुस गई हूँ, क्योंकि पावर जब आ जाता है तो आदमी में गुरूर भी आ जाता है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही दूषित संस्कृति पॉलिटिक्स के अंदर आ गई है, जिसमें जनप्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि बाद में होता है, पहले वो अपने हालचाल जानने की कोशिश करता है, अपने हालचाल मजबूत करने की कोशिश करता है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कई बार जब आप नए नए बनते हो और आपके पास इतनी ज्यादा पावर आ जाती है तो कहीं ना कहीं एक बार ये रहता है कि हाँ, मेरा जो काम है वो मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको अदरवाइज लें, क्योंकि कई बार ये होता है कि सच कुछ और होता है और दिखाया कुछ और जाता है, तो उस चक्कर में भी कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अपर्णा जी, आपने सारी चीजें बताई, आपने ये भी कहा कि नहीं, राजनीति में अच्छे लोग भी होते हैं, सारे ही बुरे लोग नहीं होते, लेकिन अभी तो आम धारणा यही है कि राजनीति में वो ही जा पाता है जिसके पास मसल्स हों, जिसके पास धन हो। आम आदमी आज भी राजनीति के सपने ही देखता है। आम आदमी को आज भी लगता है कि कोई जिला प्रमुख बनना, कोई सांसद बनना, कोई विधायक बनना वो कोई आसान बात नहीं है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, खास तौर से महिलाओं का आगे? आज भी आप विधानसभा में देखिए, हमारे विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बड़ा है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए वो नहीं है। राजनीतिक पार्टियां भी बातें जब टिकट देने की करती है, बहुत करती है कि हम महिलाओं को इतना % देंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हकीकत में नहीं हो पाता। क्या कुछ होना चाहिए राजनीति में महिलाओं को आगे लाने के लिए, जिससे कि वो इस धनबल बाहुबल के खौफ से बाहर निकल पाए? देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, महिला के लिए तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक उदाहरण है, एक गांव है हमारे लक्ष्मणगढ़ में, खेड़ी रडान करके, वहां पे जो सरपंच है, गांव वालों ने खुद चंदा इकट्ठा करके पूरा पैसा जोड़ के फिर उसको सरपंच का इलेक्शन लड़वाया और उसको जितवाया और सरपंच बनाया। तो इस तरह की अगर सोच सभी गांव वालों में आती है और इस तरह के मतलब अच्छे जो नेता हैं या फिर जो अच्छा व्यक्ति है जिसको वो सरपंच बना रहे हैं, तो उनके गांव का जो विकास है वो काफी अच्छा हो सकता है। तो ये एक सोच बदलने वाली भी बात है। और अगर मैं कहूँ कि जैसे रिजर्वेशन की बात आप कर रहे हैं महिलाओं के, तो उसमें जैसे 50% रिजर्वेशन कर दिया है, तो काफी महिलाएं आगे आई हैं। और जिला प्रमुख में मैं बात करूं तो पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं जी, क्योंकि काफी ऐसी लेडीज हैं जो जनरल सीट पे जीत के आई हैं। मैं खुद जनरल सीट पे जीती हुई हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि महिलाएं इस बार काफी आगे आई हैं इसमें। और मेरे को ये ऐसा लगता है कि आगे किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि महिलाओं को आगे लाओ, महिलाएं खुद आगे आ जाएंगी। अपर्णा जी, आप पढ़ाई भी कर रही हैं और राजनीति भी कर रही हैं, दोनों में तालमेल किस तरह से बैठा पाती हैं? क्योंकि पढ़ाई में भी समय देना पड़ता है और राजनीति में तो ज्यादा देना पड़ता है, तो आखिर उस स्टडी में और आपकी पॉलिटिक्स में संतुलन आप कैसे बनाती हैं? स्टडी में मेरा ये था कि जब भी मुझे टाइम मिलता था, चाहे मैंने एक अपना पर्टिकुलर टाइम टेबल सेट किया हुआ था कि हाँ, इतने टाइम तक मुझे ऑफिस में रहना है, इतने टाइम तक मुझे यहाँ जाना है और उसके बाद में मुझे पढ़ाई करनी है। तो एक इस तरह से मेरा एक मेंटेन मैं कर रखा था अपने आप को पूरे दिन के लिए, ताकि मैं हर चीज के लिए समय निकाल पाऊँ, कि ये चीज ना हो कि पॉलिटिक्स की वजह से मेरी पढ़ाई छूट जाए या पढ़ाई की वजह से मैं लोगों की सेवा नहीं कर पाऊँ। तो उस बीच में मेरा यही था, अभी लास्ट ईयर ही मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो उसके बाद में मेरा पूरा जो समय मैं पहले जो पढ़ाई को दे रही थी वो समय भी अब पूरा वही जनता को दे रही हूँ। तो ये तालमेल कई बार बिठाना पड़ता है, क्योंकि स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से मैं जिला प्रमुख बनी हूँ, क्योंकि हायर एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए मुझे जिला प्रमुख बनाया गया था। तो मेरा ये था कि मैं इस चीज को कभी नहीं छोड़ूंगी, पूरा कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल। अपर्णा जी, पढ़ाई के प्रति भी आपकी जागरूकता रही है और पॉलिटिक्स को अब आप कह ही रही हैं कि पढ़ाई के बाद अब पूरी तरह से मुक्त हो गई हैं और पढ़ाई की दृष्टि से अब राजनीति में आप ज्यादा समय देने की स्थिति में हैं। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि पढ़ाई लिखाई सब गौण इसलिए हो जाती है, खासतौर से महिलाओं के मामले में, और वो भी पॉलिटिक्स में आने के बाद, कि जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए किया गया पंचायत राज के अंदर और इवन लोकल बॉडीज में भी, वो सीट उनके लिए दोबारा आरक्षित होंगी ही सही, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। अगर महिला स्ट्रांग है अपने डिसीजन में और वो अपने आप को साबित कर पाती हैं काम में, या फिर मैं यूँ कहूँ कि अगर वो पूरा डेडिकेट है अपने काम को लेके, तो वो आगे भी बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आपने पहले ये सोच लिया नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे से ये नहीं होगा, तो वो कभी नहीं हो पाएगी। तो मेरा ये रहता है कि आप जितना बोल्ड हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे भी बढ़ना चाहिए। अगर आपके पास उस वार्ड से सीट नहीं आती तो आप कहीं और से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि लोगों में तो आप
का पता चल जाता है कि आप कितने काबिल हैं, लोगों को पता चल जाता है कि आपने कितने काम किए हैं, कितने नहीं किए हैं, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है उनकी कोई भी बात छुपी नहीं रहती है। तो ये एक बहुत अच्छा होता है अगर महिलाएं खुद बोल्ड होकर आगे बढ़ेंगी तो। हमारे साथ हैं सीकर की जिला प्रमुख अपर्णा रोलर जी। अपर्णा जी, आपका फिर स्वागत है। अपर्णा जी, कुछ बातें आपके घर परिवार से जुड़ी भी कर ली जाए। क्या आप ये महसूस करती हैं कि राजनीति के दौर में, क्योंकि अभी तो आप अविवाहित हैं, आपने शादी भी नहीं की है, तो क्या वो सारी बातें सोचना, शादी ब्याह की बात सोचना, घर परिवार की बात सोचना अभी आपके लिए मुश्किल है? ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो डिपेंड करता है सारी चीजों पे, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। और अगर इस तरह की कोई बात आती है, जो शादी की बात कर रहे हैं, तो अगले पे डिपेंड करता है कि अगर वो मेरे को समय देगा कि मेरा ये जो काम है पॉलिटिक्स का, कि मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊं, तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझती। लेकिन अंडरस्टैंडिंग एक होनी जरूरी है। अगर कोई इस तरह का हो कि नहीं बाद में कंटिन्यू नहीं करना है, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी उस तरफ। और मेरे पेरेंट्स भी ये चीज समझते हैं कि हाँ, इस लाइन में अगर इसको डाला है और ये इतना डेडिकेट होके कर रही है, तो इसी तरह का कोई ढूंढे जो इसको इसमें आगे बढ़ा पाए और सपोर्ट करे, और अंडरस्टैंडिंग दोनों की बनी रहे। पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहता है? क्योंकि आमतौर पे हम जब घर में बच्ची बाहर भी जाती है, लेट तक घर नहीं आती है, तो बड़ी चिंता रहती है परिवार में। क्योंकि आप राजनीति में हैं तो टूर पे भी जाती होंगी, दौरों पे जाती होंगी, लेट सेट भी आपका आना होता होगा, तो कहीं न कहीं जो माँ बाप की चिंता होती है मन में बेटी के प्रति, वो रहती है। तो आपको कभी ये महसूस हुआ हो कि आप कहीं विलम्ब से पहुंची हो और माँ बाप आपको दरवाजे पे खड़े मिले हों कि अभी तक नहीं आई बेटी? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं होती, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे खुला छोड़ा हुआ है कि आपको जो करना है वो करो। लेट वगैरह कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को कभी भी, क्योंकि घर वालों को पता है कि हाँ, ये किसी से दबेगी तो है नहीं। कोई अगर सामने से भी आएगा, ये धर देगी किसी को अगर कोई बोल देता है तो कुछ। कोई ऐसा वाकया आपके साथ, कोई ऐसा वाकया आपके साथ आया हो जब आपको बहुत ही असहज महसूस हुआ हो किसी के बर्ताव के कारण, और आपको गुस्सा आया हो कि नहीं मेरे इसको धर देना ही है? ऐसा कभी हुआ? इस तरह की घटना अभी हुई नहीं है मेरे सामने, लेकिन अगर होती है तो मैं उसको जरूर खींच के सामने ले आऊंगी कि भाई क्या दिक्कत है तेरे को, बोल। यानी आप चूंकि रोलन हैं तो रोल मॉडल भी बन सकती हैं, बनती हैं भी महिलाओं के लिए। कुछ अपने व्यक्तिगत शौक के बारे में आपसे बात करेंगे। फिल्म देखने का आपको शौक कभी रहा है? बिल्कुल, फिल्म देखने का आज की जनरेशन है और मैं आज की युग की हूँ, और इस टाइम पे तो मतलब जो जनरेशन, जिस एज में मैं हूँ, उसमें तो इतना क्रेज होता है मूवीज का, तो ऑब्वियसली है, मुझे काफी क्रेज है मूवीज का। टेस्ट खाने के मामले में, खान पान के मामले में क्या चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है अपने भोजन के अंदर? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे देसी खाना पसंद है, मुझे जैसे बुजुर्गों वाला खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं फास्ट फूड बहुत एंजॉय करती हूँ और मुझे काफी अच्छा लगता है फास्ट फूड। लेकिन डॉक्टर तो हमेशा ये नसीहत देते हैं कि फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए, मोटापा घेर लेगा। आपको ये डर नहीं लगता? मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ, तो मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम अभी तक तो सामने नहीं आई कि मैं मोटी हो जाऊंगी या ऐसा कुछ। हाँ, जब मुझे लगेगा कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है कि मैं फास्ट फूड ज्यादा खा रही हूँ उसकी वजह से, तो और ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे। आजकल सोशल मीडिया का बड़ा जमाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब पे जो है लोग अपनी बात कहते हैं, उसमें बहस भी शामिल होते हैं। आप इन सबको कैसे इस्तेमाल करती हैं और कितना करती हैं? सोशल मीडिया में ये नहीं कहूंगी मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, हाँ, लेकिन मैं यूज करती हूँ। मैं ट्विटर भी देखती हूँ, मैं फेसबुक भी देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं सारी चीजें देखती हूँ। तो मेरा जो है फेसबुक पे मेरा अपना पेज है, मैं उसमें अपने जो मैं काम कर रही हूँ या मैं कहीं जा रही हूँ तो वो अपडेट करती रहती हूँ मैं टाइम टू टाइम। अभी एक नया शब्द और चला है ट्रोलिंग का, कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी विषय को लेकर के किसी को घेर लिया जाता है। क्या ये दौर सही है कि हम किसी भी इशू को लेकर के फेसबुक पे अपने बयानों की बाढ़ ला दें, या बिना किसी तथ्यों को समझे हुए उस पर टीका टिप्पणी चालू कर दें? इसको आप कहाँ तक उचित मानती हैं? मैं इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं है उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते हो। कि जब तक अगर आपको पूरी नॉलेज है उस बात की,
तो आप सामने आके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी बात भी सुनी जाएगी। लेकिन आप बिना किसी वजह से, बिना कुछ समझे और बिना कुछ जाने आप कुछ भी बोलेंगे तो वो एक बहुत सही चीज नहीं लगती मुझे इस तरह की। तो ये लोगों को समझनी चाहिए कि जब आप पूरी तरह से किसी चीज को समझ जाओ उसके बाद में आप किसी पे कमेंट करें। अपर्णा जी, यूं तो आप अभी बहुत ही छोटी उम्र में हैं और काफी कुछ आपको करना है, लेकिन एक लाइन में बताएं कि आपका बड़ा सपना क्या है? जी, मेरा बड़ा सपना, अगर मैं पहले मेरा जो बड़ा सपना था वो एक आर्टिस्ट बनने का था, और अब जो मेरी लाइन जो चेंज हो गई है, मैं पॉलिटिशियन बन गई हूँ, उसमें मैं मेहनत कर रही हूँ। और जब मैं इसमें घुसी हूँ और मुझे लगा कि इतनी सारी चीजें हैं करने को, इसमें इतना कुछ काम किया जा सकता है, तो मेरा यही है कि जितना मैं काम कर सकूं उतना मैं कर पाऊं अपनी लाइफ में। चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे आपसे, तो महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश है, महिलाओं को ये जताने की जरूरत नहीं है या किसी और को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी सक्षम है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी वो अच्छा काम कर सकती हैं। अब महिलाओं को खुद को समझना चाहिए, ये चीज उनके दिल से ये चीज होनी चाहिए कि वो खुद सक्षम है, वो खुद डिसीजन ले सकती हैं, वो खुद काम कर सकती हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी सभी महिलाओं को कि आप खुद आगे आएं, खुद अपने डिसीजन लें और खुद आगे मेहनत करेंगे तो काफी एक अच्छा जो मैसेज अगर मैं कहूँ या फिर अच्छा काम कहूँ, वो काफी हद तक अच्छा हो पाएगा। ये थी अपर्णा रोलन जी, सीकर की जिला प्रमुख, हमारे साथ पत्रिका मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी आपको हमारे शो में आने के लिए। आप तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ।